नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने यूट्यूब चैनल वेदिका उपाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है जो आगामी 5 जनवरी 2026 को यूजीसी नेट परीक्षा इतिहास से दे रहे हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, पेशवा बाजीराव प्रथम के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को आरोही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे हमें आरोही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। पेशवा बाजीराव जिसका समय कितना था, 1720 से लेकर 1740 ईस्वी, 1720 से 1740 पेशवा बाजीराव का समय था। तो इसमें 4 घटनाएं दी गई हैं: भोपाल युद्ध, छत्रसाल के साथ, अमझेरा का युद्ध और बेसिन के दुर्ग पर कब्जा। तो भोपाल का जो युद्ध हुआ था वह 1737 में हुआ था। कब हुआ था? 1737 ईस्वी में हुआ था। बाजीराव और निजाम के मध्य हुआ था, जिसमें निजाम की पराजय हुई थी और उसको दोराहा की संधि करनी पड़ी थी। किसकी? दोराहा की संधि करनी पड़ी थी निजाम को। ठीक है। इसके बाद छत्रसाल के साथ संधि। तो छत्रसाल के साथ संधि जो है, बेसिकली छत्रपाल या छत्रसाल जो था बुंदेलखंड का महाराजा था और उसने जो है मुगलों के विरुद्ध मोहम्मद खां बंगस ने जब इसके ऊपर आक्रमण किया था, मुगल सरदार मोहम्मद खां बंगस ने, तो उसने बाजीराव से मदद मांगी थी। तो बाजीराव ने जो है मुगल बादशाह को मुगल सरदार को पराजित करके उसके साथ जो है उसको पराजित किया था और छत्रपाल के साथ एक संधि की थी, जो कि औपचारिक संधि थी, कोई ऐसी नहीं थी। 1729 में जो यह संधि हुई थी। ठीक है। इसके बाद जो है अमझेरा का युद्ध जो है, 1728 में हुआ था। कब हुआ था? 1728 में अमझेरा का युद्ध हुआ था। ठीक। अमझेरा का युद्ध बेसिकली जो है, अमझेरा कहाँ पे? मध्य प्रदेश के धार जिले में है, मध्य प्रदेश के धार जिले में है। और यह युद्ध जो है मुगल सरदार के विरुद्ध, मुगल सरदार था गिरधर बहादुर। तो गिरधर बहादुर के विरुद्ध जो है बाजीराव के सेनापति, जो उसके चचेरे भाई भी थे, चिमनाजी अप्पा के नेतृत्व में मल्हारा होलकर और राणोजी शिंदे ने किया था और उस जो है मुगल सरदार को इन्होंने पराजित किया था अमझेरा के युद्ध में। तो यह युद्ध हुआ था 1728 में हुआ था। ठीक। इसके बाद बेसिन दुर्ग पर कब्जा। तो बेसिन के दुर्ग पर कब्जा जो है बाजीराव ने कब किया था? 1739 में। 1739 में इन्होंने बेसिन के दुर्ग पर कब्जा किया था, 17 मई 1739 को। और इसमें भी जो है बाजीराव के चचेरे भाई जो चिमनाजी अप्पा जी थे, उन्होंने पुर्तगालियों को परास्त करके उनके साथ एक जो है सम्मानजनक संधि किया था और बसई के किले पे जो है मराठों का भगवा ध्वज फहराया गया था। तो इसको हमें कालक्रम में करना। तो देखिए, सबसे पहले जो है आपका आ रहा अमझेरा का युद्ध। ठीक है। तो सी हो जाएगा, अमझेरा का युद्ध हो गया आपका सी। इसके बाद आपका आ रहा है अमझेरा का युद्ध। इसके बाद आपका है छत्रसाल के साथ संधि, सी बी। इसके बाद आपका जो है भोपाल का युद्ध आ जाएगा, ए। इसके बाद आपका डी, सी बी ए डी आपका सही आंसर होगा। देखते हैं कौन सा विकल्प है, सी बी ए डी। विकल्प 4 आपका सही आंसर है, विकल्प 4। अगला प्रश्न है, एक सेकंड। दिल्ली के सुल्तानों द्वारा निर्मित निम्नलिखित मस्जिदों को उनके निर्माण के आरोही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दिल्ली के जो सल्तनत शासक थे उनके द्वारा कुछ मस्जिदों का निर्माण कराया गया था, तो उसके संबंध में हमें यहाँ पे चर्चा करनी है, उसको सही मिलान करना। तो मोट की मस्जिद किसने बनवाया था? 1505 में बनवाई गई थी। 1505 में सिकंदर लोदी के द्वारा। सिकंदर लोदी का एक वजीर था, मियाँ भुआ नाम था उसका, मियाँ, अभी आगे लिख देंगे इसको, मियाँ भुआ। तो मियाँ भुआ ने जो है इसको बनवाया था। कहा जाता है कि सिकंदर लोदी का जो ये वजीर था मियाँ भुआ, उसको जो है मोठ, या जिसको मसूर कह सकते हो आप, उसके कुछ दाने मिले थे और उसने उसको बोया और उसकी उपज से जो उसको फसल प्राप्त हुई उसकी बिक्री करके उसने इस मस्जिद का निर्माण कराया था, जिसके कारण इसको मोठ की मस्जिद कहा जाता है। यह एक किंवदंती है। तो 1505 में यह मस्जिद बनी थी, मोठ की मस्जिद। कब?
5 में। इसके बाद जो है जमात खाना मस्जिद, जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो यह बेसिकली अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खां के द्वारा निर्मित थी। अलाउद्दीन का पुत्र जो है खिज्र खान, इसको 1315 से लेकर 1325 के मध्य बनवाया था। अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खान ने। इसके बाद जो है आपकी है बेगमपुरी मस्जिद। तो बेगमपुरी मस्जिद जो मोहम्मद तुगलक के द्वारा बनवाई गई, इसका निर्माण 1343 ईस्वी में कराया गया था दिल्ली में। ये भी एक खिरकी, इसके बाद है खिरकी मस्जिद। तो खिरकी मस्जिद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराई गई थी। फिरोज शाह तुगलक का एक वजीर था, जुनेद शाह नाम था उसका, तो जुनेद शाह ने इसको निर्मित करवाया था। तो अब हम इसको सही एक क्रम में लगा लेते हैं। तो सबसे पहले आपका इसमें क्या आ जाएगा? सबसे पहले आपका आ रहा देखिए जमात खां मस्जिद। जमात खां मस्जिद तो आ जाएगा सबसे पहले बी। इसके बाद आपका आ जाएगा बेगमपुरी मस्जिद। बी के बाद आपका आ जाएगा ए, नहीं बी के बाद सी आ जाएगा जमात खां मस्जिद। इसके बाद जो है आपकी आएगी खिरकी मस्जिद फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो बी सी डी और लास्ट में मोट की मस्जिद। बी सी डी आपका सही आंसर होगा। बी सी डी ए, बी सी डी ए विकल्प एक आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संतों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले रामानुज की बात है। तो रामानुज जो है इनका जन्म 1017 में हुआ था। 1017 में बेसिकली जो है यह एक वैष्णव संत थे, विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक, विशिष्टाद्वैतवाद जिसको कहा जाता है, विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक थे। भक्ति आंदोलन को उन्होंने दार्शनिक का आधार प्रदान किया था। इसके पहले की वीडियो मैंने आपको बताया कि इन्होंने वेदांत सूत्र पर श्री भाष्य नामक टीका लिखी है और इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तो 1017 इनका समय मान लिया जाए। इसके बाद आंडाल है। तो आंडाल दक्षिण भारत की एक महिला वैष्णव संत थी और इनका समय जो है 8वीं-9वीं शताब्दी है, 8वीं-9वीं शताब्दी है। इसके बाद आपके रामानंद जी हैं। रामानंद का जन्म जो है 1356 में हुआ था। रामानंद का जन्म कब हुआ था? 1356 में हुआ था प्रयागराज में। ठीक है, और इसके बाद जो है आपका कुंभन दास है। कुंभन दास जो है अष्टजाप के प्रसिद्ध कवि थे, अकबर के समकालीन थे। ये अकबर के समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे। तो हमें अब इस यहाँ पे सही क्रम में मिलान कर लेना है। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा आंडाल आ जाएंगी, चूंकि बी तो आपका 2 इसमें ऑप्शन में है। ठीक है, तो आंडाल के बाद कब है? आंडाल का समय 8वीं शताब्दी। इसके बाद आपका जो रामानुजाचार्य का समय है, रामानुजाचार्य का समय है, तो हो जाएगा ए। इसके बाद आपका जो है 1356 में रामानंद जी हैं, तो सी आ जाएगा। इसके बाद लास्ट में आपका डी आ जाएगा। तो बी ए सी डी हमारा सही आंसर होगा। तो इसमें विकल्प 3 सही आंसर है हमारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले देखिए कोरोमंडल तट पर आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, जो कोरोमंडल तट पर जो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ था उसको इतिहास में कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यूरोपियों ने ही इसे कर्नाटक के युद्ध के नाम से संबोधित किया। तो कर्नाटक के तो कुल 3 युद्ध हुए थे। 1700 जो प्रथम युद्ध हुआ था तो उसको 1740 से लेकर 1748 के मध्य हुआ था। 1740 से लेकर 1748 के मध्य हुआ था। ठीक है, ये बेसिकली जो ऑस्ट्रियाई युद्ध का जो वहाँ पे गृह युद्ध चल रहा था तो उसका विस्तार ही माना जाता है और एक्सला-चापल की संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त हुआ था। इस प्रकार से 3 युद्ध, तो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 1754 है और जो तृतीय युद्ध हुआ था 58 से लेकर 63 उसका समय माना जाता है। तो इसमें हम पहले देखते हैं 40 से 49 कर लें। इसके बाद जो है कलकत्ता में इंपीरियल अभिलेख की स्थापना। तो कलकत्ता में जो है इंपीरियल अभिलेख बेसिकली जो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना हुई थी 1891 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1891 में हुई थी। ठीक है, और वर्तमान में इसको भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहा जाता है। कहाँ पे? कलकत्ता में है, जिसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार के सभी विभागों कि जो महत्वपूर्ण दस्तावेज और अभिलेख उनको एकत्र करके उनका मूल्यांकन करना और उनको प्रबंधित करना। बाद में जब 1911 में दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हुई तो इस विभाग को भी दिल्ली स्थानांतरित
कर दिया गया था। इसके बाद आपका लॉर्ड रिपन द्वारा प्रसिद्ध संकल्प जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो जो लॉर्ड रिपन का जो प्रस्ताव था जिसको स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो इसका समय आपका 1882 है। कब है? 1882 इसका समय है। इसके बाद आपका पंजाब और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत का ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा विलय तो 1849 में इनका विलय किया गया था। कब किया गया था? 1849 में इनका विलय किया गया था, जब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था उसके पश्चात जो है इसका विलय हुआ था। तो इसको हम एक क्रम से लगा लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? कोरोमंडल तट पर। तो सबसे पहले हमें आ जाएगा हमारा ए। इसके बाद आपका है ए के बाद आपका आ जाएगा डी। ए के बाद डी आ जाएगा, ठीक है। ए पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत का ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा विलय। इसके बाद आपका आएगा 1891 1882, तो लॉर्ड रिपन वाला आ जाएगा सी। ए डी सी, इसके बाद लास्ट में बी। ए डी सी बी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं कौन सा है। विकल्प एक हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो रंगपुर धिंग किसान आंदोलन, तो रंगपुर धिंग किसान आंदोलन जो है, और इसके बाद बी है मद्रास में बेस समाज की स्थापना। सी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने साप्ताहिक सोम प्रकाश प्रारंभ किया। और लास्ट में थॉमस मैकाले द्वारा भारतीय शिक्षा का जो स्मरण पत्र था, भारतीय शिक्षा का जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो उसमें सबसे पहले आपका आ जाएगा रंगपुर किसान आंदोलन, ठीक है। इसके बाद जो है 1835 का आपका मैग्ना कार्टा अधिनियम आ जाएगा। इसके बाद आपका जो है सोम प्रकाश आ जाएगा और लास्ट में आपका बेस समाज आ जाएगा। तो ए डी सी बी आपका सही आंसर होगा। विकल्प एक हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो है सबसे पहले है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड संवैधानिक सुधार जिसके फलस्वरूप प्रांतों में सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और जीवन मरण संबंधी आंकड़ों का अंतरण हुआ। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भारत शासन अधिनियम 1919 को कहा जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919 को कहा जाता है, जिसके द्वारा भारत में प्रांतों में दलित प्रणाली की शुरुआत हुई थी। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना हुई थी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को इसको विस्तारित किया गया था इसके द्वारा, ठीक है। तो आपका 1919 हो गया। इसके बाद जो चालीसा का दुर्भिक्ष जो पंजाब, कश्मीर और दिल्ली राजपुताना में फैला था, तो जो चालीसा का दुर्भिक्ष है बेसिकली वह 1783 से लेकर 1784 ईस्वी इसका समय है। 1783-84 इसका आपका समय है। और इसको चालीसा का दुर्भिक्ष इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसको अगर विक्रम संवत में हम चेंज करेंगे तो 1840 इसका समय आएगा। तो इसके नाते इसको हम 1840 के नाते इसको चालीसा का दुर्भिक्ष कहते हैं। उत्तर भारत में जो है भयंकर इसके द्वारा जो है अकाल और भुखमरी के कारण जो है 1,10,00,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। खासतौर पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी पंजाब, राजपुताना, कश्मीर इससे प्रभावित हुए थे, ठीक है। तो आप यहाँ 1783-84 कर लीजिए। इसके बाद है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के लिए महाराष्ट्र में परमहंस मंडली। तो परमहंस मंडली की स्थापना देखा जाए तो 1849 में हुई थी। कब हुई थी? 1849 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बम्बई में हुई थी, दादोबा पांडुरंग और दुर्गाराम जी मेहता जी के द्वारा, ठीक है। इसके बाद बॉम्बे क्रॉनिकल आपका है, तो बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता का है। 1910 या 13 इसका समय माना जाता है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए आप इसमें क्या है। तो सबसे पहले तो आपका आएगा 1783 का जो है आपका दुर्भिक्ष, तो बी आ जाएगा। उसके बाद जो है 1840 नहीं 1840 तो यही हो गया आपका। तो इसके बाद जो है आपका है 1849, ठीक है। कौन सा 1849? परमहंस मंडली। तो मतलब बी के बाद सी आ जाएगा। इसके बाद जो है आपका आ जाएगा 1900 फिरोज शाह मेहता, हाँ। उसके बाद आपका आ जाएगा डी आ जाएगा, लास्ट में आपका आ जाएगा ए। तो बी सी डी ये हमारा सही आंसर है। तो विकल्प एक हमारा सही आंसर होगा, विकल्प एक। अगला प्रश्न है,
निम्नांकित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले पंजाब का विभाजन और पुनर्वास। तो पंजाब का विभाजन और पुनर्वास देखा जाए तो यह 1947 की ही बात है। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो सबसे पहले जो है पंजाब का विभाजन हुआ और विस्थापकों के लिए पुनर्वासन की व्यवस्था की गई। बाद में 1966 में पंजाब को विभाजित करके हरियाणा और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम उसको बोला गया था। तो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा हरियाणा और पंजाब दो नए अलग अलग प्रांत बनाए गए थे। नई शिक्षा नीति 2020 की है। इसके बाद आप प्रथम राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में हुआ था। प्रथम राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है। फजल कमेटी, जो फजल अली आयोग था, उसकी सिफारिशों पे जो है इसको बनाया गया था और इसके द्वारा जो पहला राज्य बना था तो वह हैदराबाद बना था। भाषाई और प्रशासनिक आधार पर कुल 14 राज्य बनाए गए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14 + 6। इसके बाद आपका है इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण 1991 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1991 में इसका प्रारंभ हुआ था। तो अब देख लीजिए आपका इसमें क्या क्या आ रहा। तो सबसे पहले तो इसमें पंजाब का विभाजन आ जाएगा, ये आ जाएगा, केवल एक ही विकल्प में ये सही भी है। इसके बाद पंजाब के विभाजन के बाद आपका भारतीय पुनर्गठन अधिनियम आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो है वैश्वीकरण आ जाएगा, डी आ जाएगा, लास्ट में बी। तो आपका विकल्प 1 सही आंसर है, विकल्प 1। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित आंदोलनों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए ईवी रामास्वामी और ए बलीजा नायडू द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन। तो आत्मसम्मान आंदोलन जो है दक्षिण भारत में प्रारंभ किया गया एक आंदोलन था जिसको ईवी रामास्वामी, पेरियार और ई बलीजा नायडू द्वारा शुरू किया गया था 1925 में और जिसका मुख्य उद्देश्य था जातिगत भेदभाव, ब्राह्मणवादी वर्चस्व, धार्मिक रूढ़िवादिता को समाप्त करना। विकल्प बी है ज्योतिबा फुले द्वारा सत्य शोधक समाज। तो 24 सितंबर 1873 सत्य शोधक समाज 24 सितंबर 1873 किसकी स्थापना हुई थी? किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले के द्वारा। और उसमें उनकी जो है मुख्य रूप से उनके सहयोगी थे आपके छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले तो थे ही उसमें, और एक थी सावित्रीबाई फुले जो महिला विंग की उनकी कमांडर थी। तो इसका भी बस वही उद्देश्य था, ब्राह्मणवादी वर्चस्व का विरोध, शिक्षा जागरूकता, विवाह सुधार, स्त्रियों की शिक्षा में सुधार, धार्मिक सुधार, इनका जो मुख्य उद्देश्य था। एक इनकी रचना थी गुलाम गिरी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसका जो समय है 1873। इसके बाद श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम द्वारा अर्युपुरम आंदोलन। तो अर्युपुरम आंदोलन जो 1888 का, कब का है? 1888 का है। और केरल में शिवरात्रि के दिन जो इस आंदोलन का प्रारंभ जो श्री नारायण गुरु के द्वारा किया गया था, जातिगत भेदभाव को दूर करना, दलितों को मंदिरों में पूजा का अधिकार दिलाना, ये बेसिकली जो है श्री नारायण गुरु जो एजवा संप्रदाय से थे। और आपका इसके बाद CN मुदालियर, TM नायर और त्यागराज द्वारा न्याय आंदोलन, जस्टिस आंदोलन जिसको कहते हो, तो 1916 उसका समय है। 1916 मद्रास में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे? मद्रास में। अब इसको हम एक क्रम में कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा इसमें क्या है? तो सबसे पहले आपका देखिए आ रहा है ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज आपका हो गया बी, ठीक। इसके बाद आपका है नारायण गुरु धर्म परिपालन आ जाएगा, तो आ जाएगा सी। इसके बाद आपका 1916 में जस्टिस आंदोलन, BCD हमारा सही आंसर होगा। तो देखते हैं विकल्प 2 हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पुरातत्व विज्ञान पुरातत्वीय परिप्रेक्ष्यों के परिवर्तनकारी स्वरूप को प्रारंभिक से नवीनतम के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हमें देखिए है क्या करना है। पहला नवीन एवं परक्रमधर्मी पुरातत्व, दूसरा है उद्विकास के अनजात मॉडल, तीसरा विसरणकारी परिप्रेक्ष्य और चौथा है सांस्कृतिक विरासत का देशी पुरातत्व विज्ञान। तो इसमें जो है सबसे पहले आपका क्या आएगा? सबसे पहले विसरणकारी परिप्रेक्ष्य आएगा, ठीक है, सी आएगा। इसके बाद आपका आएगा नवीन एवं परक्रमधर्मी पुरातत्व,
ठीक है, नवीन और तो नव पुरातत्व जिसको आप बोलते हो उसको बोला जाता है नव पुरातत्व। तो आ जाएगा सी के बाद ए आ जाएगा। इसके बाद जो है उद्विकास का अनुजात मॉडल आ जाएगा, ठीक है, उत्तर प्रक्रियात्मक पुरातत्व जिसको बोलते हैं। इसके बाद आ जाएगा बी और लास्ट में सांस्कृतिक विरासत का देशी पुरातत्व विज्ञान। तो डी CABD विकल्प तो हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में विवाह के प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है? तो अश्वमेध यज्ञ तो विवाह का प्रकार नहीं था बल्कि यज्ञ का प्रकार था। अनुलोम विवाह होता था, वाजपेयी यज्ञ होता था, प्रतिलोम विवाह होता। तो अनुलोम और विलोम प्रतिलोम दो विवाह होते थे। तो बी और डी हमारा सही आंसर होगा। विकल्प दो हमारा सही आंसर है। अनुलोम विवाह जब जो है उच्च वर्ण के पुरुष और निम्न वर्ण की महिला का विवाह होता था तो उसको अनुलोम विवाह कहा जाता था। और प्रतिलोम विवाह जब कन्या जो है उच्च वर्ण की होती थी और पुरुष जो निम्न वर्ण का होता था तो उसको प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। तो जो आपके प्रशस्त दो विवाह की दो श्रेणियां प्रशस्त और अप्रशस्त, तो जो प्रशस्त विवाह है जैसे ब्रह्मदेव आर्ष प्रजापत्य हैं तो हमेशा जो है अनुलोम विवाह की श्रेणी में आते हैं और शेष प्रतिलोम विवाह की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, सूत निपात के अनुसार आरंभिक पालीगण सूत निपात के अनुसार मवेशियों का संरक्षण करना चाहिए क्योंकि वे हमें प्रदान करते हैं। तो मवेशी हमें क्या प्रदान करते हैं? मवेशी हमें जो है, एक सेकंड, सबसे पहले जो है भोजन, जो सूत निपात है बेसिकली मवेशियों के संरक्षण की बात करता है और उसमें जो मवेशियों को संरक्षण के बताया गया कि हमारे सर्वोच्च मित्र होते हैं, जीवन निर्वाह के स्रोत होते हैं, कृषि और समृद्धि में उनका योगदान होता है और कृतज्ञता और करुणा की भावना उससे होती है, अहिंसा की बात आती है। तो जो सर्वोच्च हमारे पहला जो सर्वोच्च मित्र होते हैं उसमें भोजन, शक्ति और सौंदर्य की चर्चा होती है। भोजन, शक्ति और सौंदर्य। तो देखिए सबसे पहले आपका भोजन आ जाएगा, विकल्प बी है शक्ति आ जाएगा, डी है सौंदर्य और लास्ट में प्रसन्नता। तो विकल्प 4 आपका सही आंसर होगा, ACDE। अगला प्रश्न है, एक सेकंड, यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कौन सा क्वेश्चन था? नहीं, यहाँ पे ए नहीं है, ACDE नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई। यहाँ पे है भोजन है, शक्ति है, ठीक है, भोजन है, शक्ति है और खाद की बात नहीं है, सौंदर्य की बात है, प्रसन्नता की बात है। तो हम गलत भूल ही गए, ये सी की बात है, नहीं थी, खाद आया ही नहीं। तो ABDE विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, वराहमिहिर की बृहत संहिता में निम्नांकित का वर्णन है। तो वराहमिहिर की जो बृहत संहिता है उसमें किसका वर्णन है? यह है, तो सबसे पहले है वर्षा की मात्रा के मापन की विधि है। वराहमिहिर की बृहत संहिता में वर्षा की मात्रा के मापन की विधि का विवरण मिलता है। इसके बाद जो है विकल्प है खगोल शास्त्रीय प्रेक्षण, ये भी मिलता है। घरों और मंदिरों के निर्माण की चर्चा है और पादपों को आरोपण और फल उत्पादन विधि में तरीके सब है। तो ABCD हमारा सही आंसर होगा। वराहमिहिर की बृहत संहिता बेसिकली संस्कृत में लिखा गया एक ज्योतिष और खगोल विद्या का ग्रंथ है। इसमें ज्योतिष और खगोल विद्या की चर्चा है, मौसम और प्रकृति की चर्चा है। तो मौसम और प्रकृति में मौसम की मात्रा का मापन कैसे होता है, बादलों के क्या प्रकार हैं, मौसम का पूर्वानुमान कैसे लगाया जाता है, वास्तुकला में घरों और मंदिरों का निर्माण करने की क्या प्रक्रिया होती, कृषि में फसलों की बीज कैसी होनी चाहिए, वृद्धि और रोपण प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, पौधों के लिए पोषण कैसा होना चाहिए, पौधों में लगने वाले रोगों का उपचार कैसे किया जाता है। फिर है सामाजिक और घरेलू जीवन जिसमें विवाह के लिए शुभ समय क्या है, घरेलू संबंध क्या है, अनुष्ठान कैसे हैं, रत्न आभूषण की चर्चा, हित निर्माण की चर्चा, ये सब इसमें जो है 8-10 विषयों पे चर्चा है। तो प्रश्नगत हमारा सही उत्तर ABCD विकल्प 4। हमारा अगला प्रश्न है, कात्यायन के अनुसार विद्या धन अधिगम द्वारा
अर्जित में शामिल है। तो इसमें जो कात्यायन का मानना था कि किसी, विकल्प ए है, किसी विद्याधन मतलब जो हमें किसी से परंपरागत रूप से प्राप्त न हुई है, बल्कि जो हम अपना अर्जित करते हैं। विद्याधन कात्यायन के अनुसार जो हमारा अर्जित ज्ञान है, अर्जित ज्ञान में है, किसी विद्वान द्वारा अपने शिष्यों से प्राप्त संपत्ति यह हो सकती है। पुस्तकों की बिक्री से प्राप्त संपत्ति ये नहीं है। विकल्प सी है, किसी कठिन प्रश्न के समाधान और शास्त्रार्थ में सफलता द्वारा पुरस्कार के रूप में प्राप्त धन, ये भी आपका आ जाएगा। या गीत शुल्क के रूप में प्राप्त संपत्ति, ये भी है। तो ए सी डी विकल्प 4 हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, कृष्ण किस समर्पित प्रेयसी प्रियतम के रूप में राधा के प्राचीनतम साक्ष्य से संबंधित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए, राधा का प्राचीनतम वर्णन जो हमें कहाँ पे प्राप्त होता है? तो राधा का प्राचीनतम वर्णन तो होता है ढेर सारे पुराणों में है, ठीक है, ढेर सारे पुराणों। सबसे पहला अगर देखा जाए तो एक रचना है वो गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती। ये जो सातवाहन शासक था हाल, सातवाहन शासक का नाम था हाल, तो हाल की रचना है। 700 छंदों की यह एक रचना है और प्राकृत भाषा में इसकी रचना की गई है। तो इसके साथ साथ जो है गाथा सप्त इसमें तो है नहीं। फिर आपका आते हैं पुराण, तो पुराणों में मुख्य है पद्म पुराण है, पद्म पुराण भी इसमें नहीं है, पद्म पुराण नहीं है। ब्रह्मवर्त पुराण है, तो ब्रह्मवर्त पुराण हो गया आपका। इसमें आपका भागवत पुराण है, भागवत पुराण है, लिंग पुराण है, वराह पुराण है, मत्स्य पुराण है, नारद पुराण है। ये सभी पुराण है जिसमें राधा का उल्लेख मिलता है। इसके बाद एक रचना है गीत गोविंद जयदेव की रचना है, इसमें भी मिलता है। तो बी और डी आपका सही आंसर होगा, विकल्प 2 हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो पहला है कि मध्यकाल के आरंभ में दक्षिण भारतीय ग्राम जीवन की मूलभूत इकाई उर थी। तो ये विकल्प जो है दक्षिण भारत में, ये तो सही है कि जो हमारा उर था, तो ठीक है, दक्षिण भारतीय ग्रामीण जीवन की मुख्य इकाई थी। इसके बाद जो है उर ग्राम सभाओं के साथ ग्राम से भी संबंधित, तो ये भी हमारा सही है। विकल्प सी है उर गैर ब्रह्मदेय ग्राम था, ये भी हमारा सही है। और विकल्प डी है नाडु सभा और नगरम जैसे कारपोरेट निकाय राजस्व के मूल्यांकन और संग्रह का कार्य नहीं करते थे, यह गलत है, बल्कि यह कार्य करते थे। तो ए बी सी विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो पहला है शैव सिद्धांत 3 शाश्वत सिद्धांतों ईश्वर, ब्रह्मांड और आत्मा को स्वीकृत प्रदान करता है, यह हमारा सही है। जो हमारा शैव सिद्धांत मुख्य रूप से 3 शाश्वत सिद्धांतों की चर्चा करता है, ठीक है। हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, पति की चर्चा करता है, पति पशु और पास, तीनों प से है, पति पशु और पास। तो पति में ईश्वर या शिव आते हैं, पति में आपके ईश्वर या शिव आते हैं, ठीक है। और पति और पशु में आत्मा आती है, पशु में हमारी जो है आत्मा आती है। और जो पास है उसमें बंधन या संसार या ब्रह्मांड की चर्चा होती है, पास बंधन संसार ब्रह्मांड इसकी चर्चा की जाती है। तो विकल्प 1 तो हमारा सही है। विकल्प बी है शैव सिद्धांत काश्मीरी का शैववाद और वीर शैव परंपरा के अनुयायियों द्वारा आगम प्रमाणिक ग्रंथ माने जाते हैं। तो ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा सही। जो काश्मीरी शैव संप्रदाय जिसको त्रिदर्शन कहते हैं और वीर शैव संप्रदाय जिसको लिंगायत संप्रदाय कहते हैं, दोनों जो है आगम को प्रमाणिक मानते हैं, दोनों आगम को प्रमाणिक मानते हैं। विकल्प से कापालिक और कालामुखी 2 प्रमुख वैष्णव कापालिक और कालामुख जो है वैष्णव संप्रदाय से संबंधित नहीं, बल्कि यह शैव संप्रदाय से ही संबंधित है। इसके बाद नायनार संतों के विचारों और कार्यकलापों के कारण दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति लोकप्रिय हुई। तो दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति जो है नायनारों के कारण नहीं, बल्कि आलवारों के कारण हुई थी। नायनार जो शैव संत थे और आलवार जो वैष्णव संत थे। तो आपका ए भी सही है, तो विकल्प 4 आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है पहला है
सिद्धांततः सभी मनसबदार सीधे शासक द्वारा नियुक्त किए जाते थे। तो सीधे शासक के द्वारा जो है सभी मनसबदार नियुक्त किए जाते थे, क्योंकि जो मनसब होता था उसका आवंटन जो है आनुवंशिक आधार पर नहीं होता था, बल्कि योग्यता के आधार पर किया जाता था, और यह व्यवस्था शासकीय नियुक्ति के अंतर्गत ही संचालित थी। ठीक है। इसके बाद विकल्प बी है, शाही परिवार के राजकुमार और साम्राज्य के प्रमुख अमीर नियुक्त के लिए व्यक्तियों की अनुशंसा करते थे। तो करते तो थे, इसमें ये भी विकल्प आपका सही है, लेकिन जो है इस पे बहुत ज़्यादा अमल नहीं किया जाता था, क्योंकि एक स्टेटमेंट मिलता है, अकबर ने अपने पुत्र दानियाल को सुझाव दिया था किसी भी व्यक्ति की कुलीनता और उसके महान कुल का निर्णय उसकी योग्यता से न करो, बल्कि उसके योग्यता से करो, न कि उसके पूर्वजों की वंशावली या उनके कुल की परंपरा के अकॉर्डिंग करो। ठीक है। तो उसने इसके लिए दानियाल को मना किया था, लेकिन जो है यह सही है। विकल्प सी है, 7,000 जात 7 सवार से ऊपर के सभी मनसब शाही परिवार के राजकुमारों के लिए आरक्षित थे। तो ये भी सही है, लेकिन ये 7,000 का वो नहीं है, बल्कि 5,000 से ऊपर की चर्चा थी इसमें। और विकल्प डी है, एकमात्र अमीर मीर जुमला को 9,000 जात सवार की रैंक प्रदान की गई थी। तो यह विकल्प हमारा गलत है। वह जो शाहजहां के शासनकाल में 9,000 जात सवार का पद दिया गया था, जो कि सर्वोच्च था, जो गैर राजघराने से था, उसका नाम था आसफ खां। आसफ खां को यह पद दिया गया था। तो ए बी सी तीनों विकल्प आपके सही हैं, तो विकल्प 3 सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में कारखानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो अब यहाँ पे हमें देखना है। विकल्प ए है, मसालिक उल अबसार के अनुसार मोहम्मद तुगलक की कसीदाकारी की कार्यशाला में 4,000 शिल्प कारीगर और अनेक सोने की जरी के कारीगर थे। यह बिल्कुल सही है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो मसालिक अबरार था, मसालिक उल अबसार, इसका या ममालिक उल अबसार है, उसका एक ग्रंथ है, उसके लेखक का नाम था शिहाबुद्दीन उल उमरी। शिहाबुद्दीन उल उमरी। तो शिहाबुद्दीन उल उमरी ने अपने ग्रंथ ममालिक उल अबसार में लिखा है कि मोहम्मद तुगलक के काल में जो है रेशम के कारखानों में जो रेशम के कारखाने स्थापित किए गए थे, और उसमें कार्य करने वालों की संख्या 4,000 थी। 4,000 जुलाहे उसमें काम करते थे। साथ ही साथ जो है सोने की जरी का भी कार्य करने वाले लोग लगे रहते थे। विकल्प बी है, अफीफ ने इसे शाही कारखाने का नाम दिया, और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इनकी संख्या 100 थी। यह विकल्प भी हमारा नहीं, ये विकल्प गलत है। यह विकल्प हमारा गलत है, इसमें 100 संख्या नहीं थी। इसको शाही कारखाने की संख्या शमसराज अफीफ ने दिया तो है, लेकिन इसकी संख्या जो है ये जो है 36 थी, 100 की नहीं थी। कितनी थी? 36 थी। इसलिए विकल्प गलत हो जाएगा। विकल्प की गलत है। विकल्प सी, बहुत से कारखाने रतबी थे, अन्य कारखाने स्ववित्त पोषित, मतलब जो उसमें के कारखाने थे उनको रातबी और गैर रातबी 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। जो रातबी कारखाना होता था उसमें कर्मचारियों को निश्चित वेतन दिया जाता था, और जो गैर रातबी कारखाना होता था उसमें कोई वेतनमान का प्रावधान नहीं था। जैसे आपका है पील खाना, आबदार खाना, पायगाह, सगर खाना, सुतुर खाना, ये सब जो है रातबी में आते थे। और गैर रातबी में आपके जामदार खाना जिसमें वस्त्र बनते थे, रिकाब खाना जिसमें घोड़े की जीनें बनती थी, अलम खाना, पताका जिसमें बनती थी, इन सब का निर्माण होता था। तो विकल्प सी आपका सही है। विकल्प डी है, गैर रातबी में राशि, पोशाक, बैनर बनाने तथा कालीन बनाने वाले कारखाने शामिल थे। यह हमारा सही है। तो बी निकाल दीजिए, ए सी डी विकल्प 2 आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला विकल्प ए है, गुजरात सिल्क उद्योग 17वीं सदी में चीन से कच्चे रेशम के आयात पर निर्भर था। तो यह विकल्प गलत है। कच्चे रेशम के आयात पर चीन पर जो है सिल्क उद्योग के लिए गुजरात
निर्भर नहीं था। ठीक है। विकल्प बी, बंगाल को अफीम की प्राप्ति बिहार से होती थी। हाँ, खूब होती थी। विकल्प सी है, लाख के वस्तुओं के निर्माण के लिए गुजरात को लाख बंगाल से प्राप्त होती है। ये भी हमारा सही है। विकल्प डी है, शंख के आभूषण बनाने वाले बंगाल के विनिर्माता तूतीकोरिन से शंख के आयात पर निर्मित है। ये भी बिल्कुल सही हमारा है। तो विकल्प बी सी डी हमारा सही, विकल्प 4 हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अकबर की धार्मिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अकबर की धार्मिक नीति पहला है इसमें कि उसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। 1563 में उसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था, बिल्कुल सही है। विकल्प बी, उसने 1580 में सीकरी में इबादत खाने का निर्माण कराया था। तो 1580 में सीकरी में इबादत खाने का निर्माण नहीं हुआ था, बल्कि इबादत खाने का निर्माण 1575 में हुआ था। कब हुआ था? 1575 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फतेहपुर सीकरी में हुआ था। इसके बाद विकल्प सी, उसने 1579 में मजहर की घोषणा की। यह विकल्प भी हमारा सही है। 1579 में मजहर की घोषणा उसने, सितंबर की बात है, सितंबर 1579 में, जिसका प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया था। इसके बाद आपका है, तो उसने दीन इलाही चलाया। तो दीन इलाही 1582 में अकबर ने चलाया था। यह भी सही है। तो इसमें से केवल बी गलत है। तो ए सी डी आपका विकल्प 3 सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में व्यापारियों और कारीगरों की हड़ताल की घटना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिए, हमें सही कथन का चुनाव करना है, जो कि मध्यकालीन भारत में व्यापारियों कारीगरों के द्वारा की गई विभिन्न हड़तालें थी। तो पहला है, 1668-69 में इस्लाम में बलात धन परिवर्तन के विरुद्ध सूरत के बनियों ने हड़ताल की थी। यह विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका 1669 में सूरत का काजी था, तो उसने एक व्यापारी, जो कि प्रतिष्ठित व्यापारी था सूरत का, तुलसीदास पारेख नाम था उसका नाम था तुलसीदास पारेख। तो तुलसीदास पारेख के भतीजे को जबरन इस्लाम में परिवर्तित करने के घटना के विरोध में जो है यहाँ के बनियों ने हड़ताल की थी। 8000 के आसपास जो है 8000 व्यापारियों ने हड़ताल की थी, और उन्होंने न्याय के लिए अहमदाबाद जाकर मुगल बादशाह औरंगजेब से मुलाकात की थी। और औरंगजेब ने परिस्थिति समझते हुए, परिस्थिति को भांपते हुए, अपने प्रतिकूल भांपते हुए, उसने इन लोगों से माफ़ी मांगी थी कि भविष्य में ऐसी कोई घटना उनके साथ नहीं होगी, इसलिए वह सूरत छोड़कर अन्यत्र न जाएं। तो विकल्प 1 सही है। विकल्प बी है, यूरोपीय यात्री थियोनाट के अनुसार वागनगर के हिंदू बैंकरों ने अमीर की वसूली के विरोध में अपने कार्यालय बंद कर दिए थे। यह विकल्प भी हमारा सही है। विकल्प सी है, 1686 में मद्रास की समस्त भारतीय जनता अंग्रेजों द्वारा अधिरोपित कर के विरोध में जाति प्रधान के आदेशों पर हड़ताल पर चली गई थी। यह घटना भी हमारी सही है। विकल्प डी है, 17वीं शताब्दी में अब्बे कैरे ने लिखा है कि कम्बलन कारीगर जाति में से यदि कोई अपमानित महसूस करता था या उसके साथ कुछ गलत किया जाता था, तो सभी लोग अपनी दुकानें बंद कर देते हैं। तो यह विकल्प भी आपका सही है। तो विकल्प ए बी सी डी सही है। तो 4 आंसर हमारा सही है। अगला प्रश्न है, महिलाओं की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है, देखिए, पहला है, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष गणिकाओं को नियमित तौर पर अपना दूत नियुक्त करते थे। तो यह सही है, क्योंकि जो हमारा राष्ट्रकूट राजवंश है, तो राष्ट्रकूट राजवंश में खासतौर पर अमोघवर्ष के शासनकाल में महिलाओं को काफ़ी सम्मानित स्थान प्राप्त था। तो निश्चित रूप से उनको जो है दूत के कार्यों में नियुक्त करने का प्रावधान अमोघवर्ष ने किया था। विकल्प ए आपका सही है। विकल्प बी है, चालुक्य वंश की राजकुमारी अक्का देवी ने प्रांत के शासन का कार्यभार संभाला। तो यह विकल्प भी हमारा सही है। चालुक्य राजकुमारी अक्का देवी ने किसकाड प्रांत पर, किस प्रांत पे, किसकाड प्रांत पे अपना शासन इन्होंने किया था। बेसिकली जो अक्का देवी है, चालुक्य शासक जयसिंह द्वितीय की बहन थी और सोमेश्वर प्रथम की मौसी थी, और इसको भैरवी के नाम से जाना जाए। इसकी एक उपाधि थी, भैरवी उपाधि। इसकी उपाधि थी भैरवी, गुराद बेदंगी उपाधि इसकी थी। तो यह विकल्प भी हमारा सही है। विकल्प सी है, इब्न बतूता ने हन्नौर
में बालिकाओं की शिक्षा के लिए 13 स्कूल और बालकों के लिए 23 स्कूल देखा था। यह विकल्प भी हमारा सही है। इब्न बतूता ने अपने यात्रा विवरण में लिखा है कि मैंने हन्नौर में लड़कियों की शिक्षा के लिए 13 एवं लड़कों को शिक्षा के लिए 13 एवं लड़कियों की शिक्षा के लिए उल्टा बोल दिए। इब्न बतूता ने लिखा है कि मैंने जो है हन्नौर में बालिकाओं की शिक्षा के लिए या लड़कियों की शिक्षा के लिए 13 स्कूल और लड़कों की शिक्षा के लिए 23 स्कूल देखा है। यह हमारा सही है। विकल्प डी है। विजयनगर के बारे में बार्थेमा ने लिखा है कि महिलाएं अपने चेहरों को पूरी तरह से ढककर बाहर जाती थी। गलत है। विजयनगर साम्राज्य में जो बार्थेमा ने महिलाओं की स्थिति का वर्णन किया है, काफी सम्मानजनक स्थिति का वर्णन किया है और उसने लिखा है कि इस काल में जो है महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था और अपने चेहरों को कभी ढकती नहीं थी। तो विकल्प डी गलत है। तो ए बी सी हमारा सही आंसर है। विकल्प एक हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मुगल शासन कालीन शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखना है, विकल्प एक है पीटर मुंडी ने आगरा में येसु समाज या जेsuit के महाविद्यालय का उल्लेख किया। यह हमारा सही है। पीटर मुंडी जो है लगभग 1630-31 में, कब 1630-31 में आगरा की यात्रा पर गया था और वहां पे उसने जो है आगरा में जेsuitों के महाविद्यालय का उल्लेख किया। यह हमारा सही है। विकल्प बी है माहम अनगा का मदरसा खैरुल मंजिल के नाम से प्रसिद्ध है। बदायूं से मदरसा बेगम की संज्ञा दी है। विकल्प भी हमारा सही है। खैरुल मंजिल का जो मकबरा है या मदरसा है कहाँ पे है? ये दिल्ली में है, जिसको अकबर की धाय माहम अनगा के द्वारा बनाया गया है और इसे बदायूं ने मदरसा बेगम कहा है। तो ये सही है। बी सही। विकल्प सी है शाहजहां ने दिल्ली में मदरसा रहीमिया का निर्माण कराया था। तो मदरसा रहीमिया का निर्माण जो है शाहजहां के शासनकाल में नहीं हुआ था, बल्कि यह औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था, शाह अब्दुल रहीम के द्वारा। शाह अब्दुल रहीम के द्वारा मदरसा रहीमिया का निर्माण दिल्ली में हुआ था औरंगजेब के शासनकाल में। तो विकल्प सी गलत है। विकल्प डी है औरंगजेब दिल्ली में दारुल बका का निर्माण कराया था। तो यह विकल्प भी गलत है। दिल्ली में दारुल बका का निर्माण जो है औरंगजेब ने नहीं कराया था, बल्कि उसके पिता शाहजहां के द्वारा उसका निर्माण कराया गया था। तो सी और डी गलत है। तो विकल्प ए और बी हमारा सही आंसर होगा। तो विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है, 10वीं और 20वीं शताब्दी में चित्रकारी की समृद्धि और विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले इसमें जो है आपका है कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना 1854 में हुई। बिल्कुल यह सही है। कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना 1854 में हुई थी। पहले जो है इसको स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट के रूप में स्थापित किया गया था। स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट के रूप में इसका बेसिकली जो उद्देश्य था इस विद्यालय को स्थापित करने का औद्योगिक कला को सिखाने का था। बाद में 1864 के आसपास जो इसका नामकरण चेंज कर दिया गया और एच लाक को इसका पहला प्रिंसिपल बनाया गया था। तो विकल्प एक आपका बिल्कुल सही है। विकल्प बी है कालीघाट चित्रकारी 19वीं सदी के प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट क्वार्टर में विकसित हुई। यह गलत है। जो हमारी कालीघाट चित्रकारी है वह 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 20वीं शताब्दी के मध्य, उसका 19वीं सदी के मध्य से लेकर 20वीं सदी के मध्य इसका समय था। और यहाँ जो काली घाट है वहाँ काली मंदिर के पास पटुआ संप्रदाय के द्वारा इस चित्रकारी का विकास किया गया था। तो विकल्प बी हमारा गलत है। विकल्प सी है सन 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम भारत माता का चित्र बनाया था। यह विकल्प हमारा सही है। सर्वप्रथम भारत माता का चित्र 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था। और इनको प्रेरणा कहाँ से मिली, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो बंकिम चंद्र के जो उपन्यास है आनंद मठ में वर्णित राष्ट्र के मानवीकरण से इनको प्रेरणा मिली थी। साथ ही साथ सिस्टर निवेदिता की प्रेरणा से भी इन्होंने जो है इस चित्र को बनाया था। विकल्प डी है सन 1903 में आयोजित कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में रवि वर्मा की चित्रकारी की प्रदर्शनी लगी थी और लगभग उसी काल में अंग्रेजों ने 1904 में उन्हें कैसर उपाधि की हिंद दी थी। यह विकल्प भी हमारा सही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बस है तो सही, लेकिन जो मद्रास अधिवेशन हुआ था उसमें उनकी प्रदर्शनी नहीं लगी थी, बल्कि वहाँ पर उसमें एक ललित कला प्रदर्शनी का आयोजन मद्रास में चल रहा था, जिसमें कांग्रेस का अधिवेशन वहाँ पे शुरू किया गया था। और कांग्रेस के अधिवेशन में उनको
राजा रवि वर्मा को जो है इनवाइट किया गया था और कांग्रेस के मंच पर उन्होंने अपना मंच पर बैठे थे और 10 चित्रों की प्रदर्शनी उनकी वहाँ पे लगी थी। और 1904 में उनको लॉर्ड कर्जन, उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। तो आपका बी गलत है, ए सी डी सही है। ए सी डी विकल्प एक हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बंगाल में अंग्रेजी शासन के उदय के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, सुल्तान शुजा की अनुमति से 1651 में बंगाल के हुगली में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी। ये हमारा सही है। 1651 में हुगली में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई। किसने अनुमति दिए थे? सुल्तान शाह शुजा ने दिया था। विकल्प एक आपका सही आंसर है। विकल्प बी है, प्लासी के युद्ध के बाद नवाब ने मुर्शिदाबाद संधि के माध्यम से रॉबर्ट क्लाइव के साथ शांति स्थापित। यह गलत है। मुर्शिदाबाद संधि नाम की कोई संधि नहीं थी, बल्कि प्लासी के युद्ध के पहले जो अलीनगर की संधि हुई थी और प्लासी के युद्ध के बाद जो है मुर्शिदाबाद नामक कोई संधि नहीं हुई थी, बल्कि जो है बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। उन्होंने मीर जाफर को अपना नवाब बना के बैठा दिया था। विकल्प बी गलत। विकल्प सी है, मीर कासिम ने कर्नल क्लाइव के सियार की अहम भूमिका बनाई। तो मीर कासिम को नहीं, बल्कि मीर जाफर को जो है लॉर्ड क्लाइव का गीदड़ या सियार कहा जाता है। तो विकल्प डी भी गलत है। विकल्प ई है, बक्सर का युद्ध 3 संयुक्त सैन्य शक्तियों बंगाल, अवध और दिल्ली तथा मेजर मुनरो के सेनापतित्व में अंग्रेजों की सेना के मध्य लड़ा गया। तो यह भी सही है। तो ए बी ई आपका सही आंसर है। तो विकल्प एक आपका सही है। अगला प्रश्न है, सन 1857 के महासमर के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही? अब यहाँ पे पहला, बी.डी. सावरकर ने इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता का नियोजित युद्ध कहा। तो जो 1857 का संग्राम हुआ था, तो उसमें बी.डी. सावरकर ने अपने ग्रंथ में लिखा है 1857 में कि यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का एक सुनियोजित संग्राम था, युद्ध था। विकल्प एक सही है। विकल्प बी है, सावरकर ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि 1826-27, 1831-32, 1840, 1854 के विद्रोह 1857 के महासमर के पूर्वाभास थे। यह विकल्प भी हमारा सही है। सावरकर ने अपने पुस्तक में इन घटनाओं को सिद्ध करने का प्रयास किया है। विकल्प सी है, टी.आर. होम्स ने इस मत का प्रचार किया कि 1857 का विद्रोह ईसाइयों के विरुद्ध है, कट्टरपंथी धर्मावलंबियों का युद्ध था। यह तो गलत है। विकल्प सी जो है, इस जो आपका टी.आर. होम्स का स्टेटमेंट है वह बर्बरता और सभ्यता के बीच बर्बरता और सभ्यता के बीच नहीं, ईसाइयों के विरुद्ध कह सकते हैं। गलत है, स्टेटमेंट तो कुछ अलग था। टी.आर. होम्स का स्टेटमेंट नहीं है। विकल्प डी है, जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने इस महासमर को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम कहा। यह विकल्प भी सही है। और विकल्प ये है कि एलियर 1800 माह के व्याख्या सभ्यता पर, इसमें जो है ये भी गलत है। बर्बरता और सभ्यता तो आउट्रम का ही हो गया। और ईसाइयों का है कि एल ई आर रीज ने ईसाइयों के विरुद्ध कट्टरपंथियों का कहा है। होम्स ने बर्बरता और सभ्यता के मध्य संघर्ष कहा है। तो आपका सी और ई गलत है। तो ए बी डी विकल्प 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें है, पहला है कि वर्ष 1888 में लॉर्ड लिटन सरकार ने स्ट्रेची कमीशन का गठन किया। तो लॉर्ड लिटन ने जो 1880 में स्ट्रेची कमीशन का गठन किया। यह बिल्कुल सही है। ठीक है। इसके बाद है आपका, सर एंथनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लॉर्ड कर्जन ने एक आयोग गठित किया। इसने वर्ष 1901 में अपनी मैकडोनाल्ड एक अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। यह विकल्प भी हमारा सही है।
विकल्प सी है 1876-78 के अकाल ने मद्रास, बंबई, उत्तर प्रदेश और पंजाब को प्रभावित किया है। विकल्प सही है हमारा। तो विकल्प डी 1866 के अकाल ने राजपूताना, पंजाब, मध्य प्रांत और बरात तथा मराठावाड़ को प्रभावित किया, यह हमारा गलत है। तो ए बी सी सही है। तो विकल्प ए बी सी, विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय प्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसमें लाइसेंसिंग विनियमन 1823 के लिए आवश्यक था। प्रत्येक मुद्रक या प्रकाशक को प्रेस आरंभ करने या इसके उपयोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करना, ये बिल्कुल सही है। विकल्प इसमें बी है, गवर्नर जनरल को लाइसेंस को रद्द करने या नए प्रार्थना पत्र मंगाने का अधिकार है, यह भी सही है। विकल्प बी है 1857 के महासमर से उत्पन्न आपात स्थिति ने ब्रिटिश सत्ता को प्रेस पर पुनः प्रतिबंध लगाने के लिए बाध्य किया। मेटकाप अधिनियम में उल्लिखित एवं उस समय प्रभावी पंजीकरण प्रक्रिया के अतिरिक्त 1857 के नियम 15 ने लाइसेंसिंग प्रतिबंधों को पुनर्भाषित किया। यह विकल्प भी हमारा सही है। विकल्प सी है, मार्च 1941 में भारत सरकार ने एक प्रेस जांच समिति गठित की, उसे प्रेस संबंधी कानूनों की समीक्षा का दायित्व दिया, यह गलत है। विकल्प डी है, समाचार पत्र अधिनियम 1908 ने मजिस्ट्रेट को ऐसे समाचार पत्रों के प्रिंटिंग प्रेस और अन्य सामग्रियां जब्त करने का अधिकार दे दिया जिनमें प्रकाशित आपत्तिजनक लेख हिंसा या हत्या की उत्प्रेरणा देते थे। यह तो बिल्कुल सही है। तो ए बी डी हमारा सही आंसर है। तो विकल्प 4 हमारा सही है। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में भारत में शिक्षा के विकास के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला है, चार्टर अधिनियम 1813 में भारत के शिक्षा के मद में 1 लाख रुपए के वार्षिक व्यय का प्रावधान किया गया है, बिल्कुल सही। 1813 के चार्टर में 1 लाख, 1833 के चार्टर में 10 लाख का प्रावधान किया गया था। विकल्प बी है, चार्ल्स वुड के डिस्पैच ऑन एजुकेशन 1854 में घोषणा की गई कि शैक्षणिक नीति का उद्देश्य पूर्वी शिक्षा का अध्यापन करना है, यह गलत है। 1854 में तो वुड डिस्पैच आया था, लेकिन उसने शिक्षा के संपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की थी, न कि पूर्वी शिक्षा के अध्यापन पे। तो विकल्प बी तो आपका गलत है। विकल्प सी है, भारत के विश्वविद्यालय के सामान्य क्रियाकलापों को जांच करने के लिए 1882-83 में हंटर शिक्षा आयोग का गठन किया गया, तो बिल्कुल गलत है। 1882 में हंटर शिक्षा आयोग का गठन मुख्य रूप से देखा जाएगा तो प्राइमरी शिक्षा के विकास के लिए किया गया था, साथ ही साथ शिक्षा के सभी पहलुओं पर सुझाव देना था, लेकिन मुख्य उद्देश्य बेसिक एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन उसका था। तो ये भी गलत है, सी भी गलत है। विकल्प डी है, प्राच्य आंग्ल विवाद के दौरान प्राच्यवादियों के समूह का नेतृत्व एच.टी. प्रिंसप ने किया है, तो सही है। और वे प्राच्य साहित्य के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के पक्ष में थे, तो यह भी सही है। तो ए और डी आपका सही आंसर होगा, विकल्प 2। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ पद हैं, सूची सेकंड में उनके विवरण हैं। तो पहला है प्रादेशिक, सूची फर्स्ट में दिया विकल्प है प्रादेशिक। तो प्रादेशिक का क्या काम था? प्रादेशिक जो होता था बेसिकली प्रांतीय गवर्नर होता था। प्रांतीय गवर्नर तो पहले में हो जाएगा 3। इसके बाद आपका अध्यक्ष होता था, तो अध्यक्ष जो विभागीय अधिकारी को बोला जाता था, अध्यक्ष विभागीय अधिकारी को बोला जाता था, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद नागरिक नगर अधिकारी होते थे, 4 हो जाएगा। इसके बाद ग्राम का अधिकारी होता था, 2 हो जाएगा। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 आपका विकल्प 4 सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो इसमें सूची फर्स्ट में कुछ नाम है और सूची सेकंड में उनसे संबद्ध क्षेत्र हैं। तो इसमें है जैसे कुरु है, इसमें है कुरु, तो कुरु पांचाल का समीकरण होता है, तब ए में हो जाएगा आपका 3rd। और इक्ष्वाकु है, इसके बाद इक्ष्वाकु है, तो इक्ष्वाकु कौशल और अयोध्या के शासक होते थे, ठीक है, भी हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा इसमें। इसके बाद विदर्भ है आपका, तो विदर्भ जो दक्षिणी क्षेत्र में शासन करता था विदर्भ।
तो सेकंड हो जाएगा, और है का हो जाएगा फोर्थ। तो थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ, थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ, विकल्प एक आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ ग्रंथों के नाम है, सेकंड में उनसे संबंधित विवरण है। तो अब देख लीजिए, इसमें पहला है ऋत, पहला है ऋत। तो ऋत में किसका विवरण मिलता है? तो ऋत में वैसे ब्रह्मांड और मनुष्य को संचालित करने वाले विविध विधि सिद्धांत हैं। ब्रह्मांड और मनुष्य को संचालित करने वाले विविध सिद्धांत हैं। तो आपका हो जाएगा ए में हो जाएगा 4। और इसके बाद है सामवेद, इसके बाद है सामवेद। तो सामवेद में क्या है? सामवेद में है ए में 4 है, इसके बाद सामवेद में हो जाएगा बी में 3 हो जाएगा, बी में 3 हो जाएगा। इसमें जप के निमित्त मंत्रों का संकलन है। इसके बाद आपका यजुर्वेद है, तो यजुर्वेद बलि से संबंधित हो जाएगा, इसमें बलि की व्याख्या की गई है। और डी ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण में जो है कर्मकांडों की महिमा है, सेकंड हो जाएगा। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, ये भी आपका एक सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो सूची फर्स्ट में कुछ नाम है, सेकंड में उनसे संबंधित क्षेत्र हैं। तो इसमें जो है कुछ वंश के नाम हैं, जैसे विकल्प ए है आपका इक्ष्वाक है। इक्ष्वाक वंश कहाँ पे शासन करता था? तो इक्ष्वाकुओं का शासन था कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में। तो ए में हो जाएगा सेकंड, ठीक है। इसके बाद आपका हो जाएगा 21 में है ही कदम्ब राजवंश। कदम्ब है, कदम्बों का शासन पश्चिमी दक्कन में था, तो फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका वाकटक है, तो वाकटक कहाँ शासन करते थे? वाकटों का शासन उत्तरी दक्कन में था, तो यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा। इसके बाद शंभुपुरी है, तो छत्तीसगढ़ इनका मान लिया जाएगा, 3 मान लिया जाएगा। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, विकल्प 2 आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो पहला है सूची फर्स्ट में राजाओं के नाम है, सेकंड में उनसे संबंधित कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे हर्ष है, तो हर्ष पुष्यभूत वंश का शासक था, तो ए में हो जाएगा सेकंड। इसके बाद ललिता मुक्तापीड है, तो ललितादित्य मुक्तापीड कारकोट वंश का शासक था, तो इसमें 4 हो जाएगा। इसके बाद पल्लव है, तो पल्लव वंश के बारे में इसमें दिया है, हाँ, तोंडई मल्लवन क्षेत्र उनके समान, तो इसमें फर्स्ट हो जाएगा। और पालों ने मात्स्याय का अंत किया था, तो डी में आपका 3 हो जाएगा। तो आपका 2 4 1 3, 2 4 1 3, विकल्प 3 आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो इसमें जो कुछ सूची फर्स्ट में नाम है और सेकंड में उनकी रचनाएं हैं। तो जैसे सोमदेव है, तो सोमदेव की रचना कथा सरित सागर है, सेकंड हो जाएगा। इसके बाद क्षेमेंद्र है, बी में क्षेमेंद्र बृहत कथा मंजरी है, तो इसमें फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद कालिदास है, तो कालिदास की रचना ऋतु संहार है, इसमें 4 हो जाएगा। और दामोदर गुप्त है, तो कुट्टनी मतम इनकी रचना दामोदर है, तो इसमें थर्ड हो जाएगा। तो वही 2 1 4 3, 2 1 4 3, इसमें आपका विकल्प 2 सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, बहुत मिलान वाले प्रश्न आए हैं। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो पहला सूची फर्स्ट में विजयनगर काल में ग्रामीण वर्ग है, और सेकंड में उनकी भूमिका क्या होती थी। तो इसमें आप देखिए, विकल्प एक है मरियम। तो मरियम जो होता था बेसिकली लेखा का, मरियम जो मुखिया, मरियम मुखिया, हाँ, मरियम मुखिया होता था, तो ए में सेकंड हो जाएगा, ए में सेकंड हो जाएगा। इसके बाद आपका है कर्णम। तो कर्णम जो है, कर्णिक या कर्णम वही एक ही चीज़ है, लेखाकार को बोला जाता था, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका तिलैरी है, तो तिलैरी जो है प्रहरी को बोला जाता था, फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका निर्निक्कर है, तो निर्निक्कर भिष्टी को बोला जाता था, 4 हो जाएगा। तो 2 3 1 4, 2 3, तो 2 3 1 4, विकल्प 3 आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो इसमें है अष्टप्रधान अधिकारियों के नाम है सूची फर्स्ट में, सेकंड में जो है
उनके मंत्रियों के नाम है। तो जैसे विकल्प ए है पेशवा। पेशवा कौन था? जो शिवाजी के समय में जो है पेशवा कौन था? तो पेशवा जो है उस समय रामचंद्र नीलकंठ थे। तो ए में हो जाएगा 4। इसके बाद मजूमदार है, तो मजूमदार जो है कौन होते थे? नहीं, यहाँ पे गलत हम कुछ कर रहे हैं। पेशवा आपका जो है ये है आपके 3 पेशवा हो गए मोरो त्रयंबक पिंगले। इसके बाद मजूमदार आपके हो गए रामचंद्र नीलकंठ। ठीक है, इसके बाद आपका सरनीस है, सरनीस आपके हो गए अन्नाजी दत्तो, फर्स्ट हो जाएगा। और वाकिया नवीस जो आपके हो गए दत्ताजी त्रयंबक, 2 हो जाएगा। तो 3 4 1 2, 3 4 3 एक ही सही इसमें है। तो विकल्प 4 आपका सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो इसमें है मुगल कालीन पेंटिंग है और उनके चित्रकारों के नाम दिए गए सूची सेकंड में। तो सूची फर्स्ट में ये है दुर्बल अश्व के साथ निर्जन क्षेत्र में मजनू, तो बसावन का है चित्र, सही है। तो विकल्प बी साइबेरियाई सारस, तो साइबेरियाई शासक उस्ताद मंसूर ने बनाए थे, यह भी सही है। विकल्प सी चिनार वृक्ष पर ढेर सारी गिलहरियां अब्दुल हसन ने बनाया, यह भी सही है। इसके बाद है बिशन दास का चित्र दौलत ने बनाया, यह भी सही है। तो आपका ए बी सी डी विकल्प 1 आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो इसमें है मध्यकाल के वैष्णव संप्रदायों के नाम है और सूची सेकंड में उनके संस्थापकों के नाम हैं। तो इसमें अब आप देख लीजिए कि महापुरुषिया संप्रदाय, तो महापुरुषिया संप्रदाय शंकर देव का है, तो ये होगा ए में हो गया 4। ठीक है, इसके बाद पुष्टि मार्ग है वल्लभाचार्य का है, बी में हो जाएगा फर्स्ट। और इसके बाद है आपका ब्रह्म संहत या बमुनिया, तो ये जो है दामोदर देव का, ये आपका दामोदर देव का है। और ठाकुरिया समुदाय पुरुषोत्तम ठाकुर का है, थर्ड का है। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 विकल्प 2 आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो सूची फर्स्ट में पुस्तकें हैं, सेकंड में उनके लेखक हैं। जैसे विकल्प है 1857, तो 1857 जो है किसकी रचना है? तो 1857 जो है किसकी रचना है? एस एन सेन की है, एस एन सेन, तो आपका पहले में हो जाएगा सेकंड। इसके बाद आपका है द सिपाही म्यूटनी एंड द रेबेलियन ऑफ 1857, तो इसमें ये मजूमदार की रचना है, तो हो जाएगा 4। इसके बाद आपका सिविल रेबेलियन इन इंडियन म्यूटनीज 1857 टू 1859, तो ये किसकी रचना है? ASB चौधरी की रचना है, तो फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद एन एस ऑन द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, तो ये एस अहमद की रचना है, तो इसमें हो जाएगा 3। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 विकल्प 2 आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो सूची फर्स्ट में है कुछ प्रस्ताव, अंग्रेजों के काल के कुछ प्रपोजल हैं, और सेकंड में उनका संबंधित वर्ष दिया गया है। तो जैसे आपका है अगस्त प्रस्ताव, तो अगस्त प्रस्ताव कब का? तो अगस्त प्रस्ताव 1940 का, तो पहले में 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्रिप्स मिशन है, क्रिप्स मिशन 1942 का है, तो 2 हो जाएगा। इसके बाद बेबल योजना है, तो बेबल योजना 1945 की है, इसमें फर्स्ट हो जाएगा। कैबिनेट मिशन 1946 का है, तो थर्ड हो जाएगा। तो आपका 4 2 1 3, 4 2 1 3, 4 2 1 3 विकल्प 4 आपका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो सूची फर्स्ट में वास्तविक नाम है, सेकंड में उनके लोकप्रिय नाम है। तो जैसे विकल्प है मूल शंकर, तो मूल शंकर किसका नाम था? मूल शंकर दयानंद सरस्वती का नाम था, ए में हो जाएगा थर्ड। इसके बाद ए में थर्ड, फिर नरेंद्र नाथ दत्त, तो रमेंद्र नाथ दत्त विवेकानंद है,
तो 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद गदाधर चट्टोपाध्याय, तो रामकृष्ण परमहंस का नाम है, तो फर्स्ट हो जाएगा। और मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, सिस्टर निवेदिता का नाम है, तो 2 हो जाएगा। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, विकल्प 3 आपका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। तो सूची फर्स्ट में कुछ शैक्षणिक संस्थानों के नाम है, सेकंड में उनके संस्थापक के नाम है। तो जैसे आपका विकल्प ए संस्कृत कॉलेज बनारस, तो संस्कृत कॉलेज बनारस की स्थापना किसने किया था? जोनाथन डंकन ने किया था, तो ए में थर्ड हो जाएगा। कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था डेविड हेयर के सहयोग से, तो इसमें फर्स्ट हो जाएगा। और फोर्ट विलियम कॉलेज जो आपके हो गए रिचर्ड वेलेजली, इसमें सेकंड हो जाएगा। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, विकल्प 1 आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान करना, तो बिजौलिया किसान आंदोलन, तो बिजौलिया का किसान आंदोलन राजस्थान में हुआ था, विजय सिंह पथिक और माणिक लाल वर्मा, तो इसमें हो जाएगा ए में सेकंड हो जा रहा है आपका। इसके बाद बारदोली सत्याग्रह, सरदार वल्लभ भाई पटेल फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद तेभागा आंदोलन है, तो कंपन सिंह और भवन सिंह, इसमें 4 हो जाएगा। और अवध किसान आंदोलन बाबा रामचंद्र उससे संबंधित 3 हो जाएगा। तो आपका होगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, विकल्प 2 आपका सही आंसर है। इसके बाद एक पैराग्राफ पढ़ना है और उससे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करना है। तो एक बार हम पूरा पैराग्राफ पढ़ देते हैं कि राजा के बारे में अगली महत्वपूर्ण धारणा यह थी कि वह जनता का सेवक है। एक प्रारंभिक धर्मसूत्र लेखक ने टिप्पणी की है कि राजा वस्तुतः सेवक होता है और 16% कर उसका पारिश्रमिक है। एक जगह कौटिल्य ने इस बात का उल्लेख किया है कि राजा किस प्रकार से अपने सैनिकों के समतुल्य था, दोनों को अलग अलग पारिश्रमिक मिलता था और दोनों राष्ट्र की परिसंपत्ति साझा करने के हकदार थे। नारद भी जनता की रक्षा के लिए कराधान को राजा का वेतन मानते हैं। अपरार का कथन है कि कोई भी व्यक्ति प्रतिफल की उम्मीद के बिना कर अदा नहीं कर सकता, अतएव करों की अदायगी राजा से संरक्षण प्राप्त करने के बदले ही की जाती थी। चूंकि जनता राजा को उचित पारिश्रमिक अदा करती है, राजा को अनिवार्यतः एक सेवक के रूप में, यहाँ तक कि गुलाम के रूप में उनकी सेवा करनी चाहिए। निश्चित रूप से यह अतिशयोक्तिपूर्ण कथन है। यथार्थ स्थिति की झलक शुक्र के लेखन में मिलती है, जहां उन्होंने राजा की व्याख्या जनता का स्वामी और सेवक दोनों रूपों में किया है। तो बेसिकली जो है यहाँ पे राजा के कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो एक बार हम पूरा प्रश्न पढ़ लेते हैं कि राजा को क्या किया गया, राजा को जनता का सेवक ही माना गया है। पूरे पैराग्राफ के निचोड़ से तो यही लगता है। तो पहला है उपर्युक्त गद्यांश निम्नांकित में से किससे संबंध है? तो उपर्युक्त गद्यांश राजा की दिव्यता गलत है, राजनैतिक व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने वाले के रूप में राजा गलत है, न्यासी के रूप में राजा यह भी गलत है, जनसेवक के रूप में राजा हमारा सही आंसर है। अगला है, प्रारंभिक धर्म सूत्र में टिप्पणी की गई राजा वस्तुतः सेवक है, वह 16% कर उसका पारिश्रमिक का संदर्भित धर्म सूत्र है। तो इसमें आपका हो जाएगा प्रारंभिक धर्म सूत्र गौतम धर्म सूत्र है। यह नहीं, प्रारंभिक धर्म सूत्र आपका बौधायन धर्मसूत्र होना चाहिए। इसमें विकल्प एक आपका सही आंसर है, बौधायन ही होगा इसमें। अगला है, निम्नांकित में से किस पुस्तक में उल्लेख है कि राजा की स्थिति सिपाहियों के समान थी, दोनों को अलग अलग के पारिश्रमिक मिलता था, दोनों राष्ट्र की परिसंपत्ति साझा करते थे। कौटिल्य का स्टेटमेंट है, तो अर्थशास्त्र हो जाएगा, विकल्प 2 हमारा सही आंसर है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन ग्रंथों में निम्नांकित में से किसे राजाओं का ताड़क माना गया? तो राजाओं का ताड़क जो है वरुण को माना जाता था, विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसे राजा का वर्णन जनता के स्वामी और सेवक दोनों के रूप में माना है? तो जनता का स्वामी और सेवक शुक्रनाथ सिद्ध, देखिए लास्ट स्टेटमेंट था शुक्र नीतिसार में कहा गया, विकल्प 3 हमारा
सही आंसर है। एक पैराग्राफ और दिया गया है जिसके विषय में हम लोग उसको भी पढ़ लेते हैं, उससे संबंधित प्रश्नों की व्याख्या देख लेते हैं। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों का अगला चरण विनायक दामोदर सावरकर के इर्द गिर्द केंद्रित है, जिन्हें जन्मजात क्रांतिकारी कहा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जब उन्होंने चापेकर बंधुओं के बारे में सुना, उस समय वे 15 वर्ष के बालक थे। उन्होंने भारत से अंग्रेजों को बाहर खदेड़ने के शहीद चापेकर बंधुओं के मिशन को पूरा करने के लिए भगवती दुर्गा के समक्ष शपथ ली। वर्ष 1900 में उन्होंने नासिक में मित्र मेला नामक संगठन की नींव रखी। इसका उद्देश्य भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता दिलाना था तथा दृढ़ता पूर्वक यह कहा गया कि यदि आवश्यकता पड़ी तो सशस्त्र विद्रोह द्वारा ऐसी स्वतंत्रता हासिल की जा सकती है। वर्ष 1904 में मैज़नी के यंग इटली के नाम पर इस संगठन का नाम अभिनव भारत अंगीकार किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। इससे संबंधित हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इससे संबंधित हैं। तो पहला इसमें है, चापेकर बंधु के नाम से संबोधित नहीं किया जाता है। तो चापेकर बंधु बेसिकली जो है दामोदर हर चापेकर, वासुदेव हर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर, ये 3 थे। विनायक हर चापेकर जो है चापेकर बंधुओं में नहीं आते हैं, तो विकल्प 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा मित्र मेला का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो मित्र मेला का शुभारंभ नासिक से किया गया था। विकल्प 4 हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत के निम्नलिखित में से किस सदस्य को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया? अब देखिए पैराग्राफ में सब थोड़ा मिल रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो वीएन वापट थे, तो वीएन वापट को जो है वापटे या वामटे भी बोलते हैं, इसमें लिखा मिलता है किताबों में, अभिनव भारत के सदस्य थे और उनको रूस में बम बनाने की कला सीखने के लिए रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था। तो विकल्प 3 हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, उद्देश्य की प्राप्ति अर्थात भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए मित्र मेला किसका पक्षधर था? यहाँ पे तो मित्र मेला जो है सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र क्रांति का पक्षधर था। तो विकल्प 2 हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत था, तो अभिनव भारत का था क्रांतिकारियों की एक गुप्त संगठन था, क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था थी। विकल्प 1 हमारा सही आंसर। मित्रों, आज की ये वीडियो जो है भारतीय इतिहास एवं संस्कृत के महत्वपूर्ण टॉपिक से था और इसमें सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसके सभी प्रश्न यूजीसी नेट परीक्षा 2024 जो कि जून में आयोजित की गई थी और 29 अगस्त 2024 को प्रथम शिफ्ट में इसका आयोजन किया गया था, उसके उत्तर कुंजी से संबंधित है। सभी प्रश्न आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को पूरा देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करिएगा। साथ ही साथ अपने सुझावों से भी हमें लाभान्वित कीजिएगा। आप सभी को पूरा वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।